हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम अपने CDS 2024 के सेकंड पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा और इसके पार्ट 1 को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। बिफोर दैट CDS 2024 का पेपर 1 भी आ चुका है। CDS के साल में 2 पेपर्स होते हैं, तो मैंने पहला पेपर इसका सॉल्व करवा दिया है। ये आज दूसरा पेपर है जो हम सॉल्व करने वाले हैं और ये पार्ट 1 होने वाला है, जिसके अंदर की मैं अराउंड 40 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगी और ऐसे ही आगे के 2 पार्ट्स और आएंगे इसमें, जिसमें 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। सो इन टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें ऑप्शन है। आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ना, उनको क्लासीफाई किया जाता है कई सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, बेस्ड ऑन की कितनी कितनी क्वांटिटी उन्हें चाहिए। तो अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो उसमें हमारा आयरन आता है, मैंगनीज आता है, क्लोरीन आता है। लेकिन अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो उसमें आता है मैग्नीशियम। तो इस हिसाब से हमारा मैग्नीशियम जो है इस ऑप्शन का, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। और बाकी जो आपके आयरन, मैंगनीज और क्लोरीन है वो आपके क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो जाइलम एंड फ्लोएम, ये 2 तरीके के आपके टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिसमें से जाइलम का काम होता है कि वो आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करे और जो भी डिज़ोल्व मिनरल्स हैं उनको अपना ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। बाकी रही फूड की बात, तो वो आपका फ्लोएम करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स। तो इनहिबिट का मतलब होता है कि रोकना। बेसिकली क्या होता है कि जो आपके प्लांट ग्रोथ होते हैं उसके लिए भी एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। और वो देखता है कि भाई कितना आपका ग्रोथ और कितना एलोंगेशन वगैरह होगा, जिसमें से आपकी ऑक्सिन, ठीक है, एक हार्मोन होता है। तो ऑक्सिन क्या करता है, वो आपका सेल एलोंगेशन और ग्रोथ को प्रमोट करता है। साइटोकिन्स जो होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और आपका जिबरेलिन्स जो होते हैं वो आपके स्टेम एलोंगेशन को, सीड जर्मिनेशन को और ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। एब्सिक एसिड जो होता है ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, रुकना, किसी चीज़ को रेजिस्ट करना। तो अगर एब्सिक एसिड के रोल की बात करें तो ये प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, साथ में सीड्स में और बर्ड्स में डोरमेंसी यानी कि कुछ खराबी लाने का भी काम कर देता है। और कई बार ये स्टोमेटल क्लोजर के लिए भी काम आता है जब वाटर स्ट्रेस बढ़ जाता है किसी भी उस पर। और ये एक तरीके से स्ट्रेस हार्मोन एक्ट करता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और इसीलिए हम इसको एब्सिक एसिड को कई बार प्लांट्स के रेस्पेक्ट में स्ट्रेस हार्मोन या फिर ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कह देते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। तो स्टार्च जो होता है वो आपका पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट भी होता है ये, ठीक है। और एक तरीके से ये आपका स्टोरेज फॉर्म के काम करता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन आपके अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं और लिपिड्स आपके फैट ऑयल्स और वैक्सेस से, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA और RNA स्टोर होता है। सो इसीलिए अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात करें जिससे स्टार्च बिलोंग करता है तो उसके लिए आपका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अगर हम, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट। तो ज़ेरोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, तो ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई या फिर आपके एरिड कंडीशंस को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई वी यूज़ ज़ेरो, द वर्ड ज़ेरो। जब भी आपको ये देखना हो तो आप समझ जाना इसका ड्राई या डेजर्ट से संबंध है। नाउ अगर टिपिकल फीचर्स देखें ज़ेरोफाइट्स के, तो इसमें छोटी पत्तियाँ होती हैं, लीव्स जो होती हैं छोटी होती हैं। क्यों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन को रोका जा सके, कम से कम ट्रांसपिरेशन में काम चल जाए प्लांट का। वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स माने कांटे। तो बेसिकली कांटे प्रेजेंट होते हैं इस तरह के प्लांट्स पे, जिससे कि वाटर जो लॉस होता है वो प्रिवेंट होता है, कम होता है। और स्टोमेटा जो होती है ना, पिट्स के अंदर होती है, जिससे कि इवेपोरेशन कम हो जाता है। अब इसमें इनकरेक्ट पूछा है हमारा,
तो इनकरेक्ट है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। मैंने कहा ना आपका पिट्स के अंदर होता है, क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन को हमें रिड्यूस करना होता है ताकि मॉइस्ट एयर प्लांट के अंदर ट्रैप हो जाए। भाई लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे तो फिर आपका क्या बोलते हैं, ये ट्रांसपिरेशन तो बढ़ा देगा, वाटर लॉस इससे बढ़ जाएगा, तो ये ज़ेरोफाइटिक एडेप्टेशन के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं पहले हम, तो जिसमें है हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल। तो हेलोफाइट्स क्या कौन से प्लांट्स होते हैं? तो हेलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिसके अंदर आपका ज़्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, और ज़्यादातर ये आपको सॉल्टी एरियाज़ में और कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ मिलते हैं, सॉल्ट मार्चेस में मिलते हैं, और मैंग्रोव्स वगैरह के एरियाज़ में भी ये आपको मिल जाते हैं। फॉर देम जो सेलाइन सॉइल होती है वो परफेक्ट होती है। अब बात करते हैं एसिडिक सॉइल की। तो एसिडिक सॉइल जो होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं? एसिड लविंग प्लांट्स जो होते हैं ना, उसमें जो एक तरीके से जिनका पीएच जो होता है बिलो 7 होता है, वो वाले प्लांट्स जो होते हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, और इसीलिए हम उसको कहते हैं एसिडोफाइट्स। ब्लैक सॉइल की बात करें तो यहाँ पे जो है ये सॉल्ट कंसनट्रेशन के टर्म्स में नहीं है। ब्लैक सॉइल आपको पता ही है ऐसी सॉइल होती है, क्लेई नेचर की होती है। इन जब मॉइस्चर होता है उसके अंदर तब तो काफ़ी आपको क्लेई जैसा फील होगा, और जब मॉइस्चर चला जाता है तो क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। अब सैंडी सॉइल की बात करें तो इसके अंदर आपका सैंडी टेक्सचर की वजह से इसको सैंडी बोलते हैं, और सेलेनिटी वगैरह से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। अब हेलोफाइट्स जो होते हैं वो सेलाइन सॉइल को पसंद करते हैं। जेरोफाइट्स जो होते हैं वो ड्राई और एरिड रीजन्स में होते हैं, तो यूजुअली सैंडी सॉइल का यूज़ होता है। और हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक, जिसमें बेसिकली वाटर जो लविंग प्लांट्स होते हैं वहाँ वो आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स। सो वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स होता क्या है, किससे बना होता है? तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका वाटर और मिनरल्स, उसके लिए यूज़ होता है आपका जाइलम, और आपका फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्लोएम। फिर एक कैम्बियम भी होता है जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए ये तीनों तो बिल्कुल सही हैं। करेक्ट क्या नहीं है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो होता है वो एक ग्राउंड टिश्यू लेयर होती है जो वेस्कुलर बंडल से ट्रांसमिट होती है, बेसिकली क्या होती है, सराउंडेड होती है, और ये आपका कॉम्पोनेंट नहीं होता वेस्कुलर बंडल का। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंडोडर्मिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें है इन विच अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वुड स्पीड ऑफ साउंड भी मैक्सिमम। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है मैक्सिमम कब होती है? जब आपका बेसिकली डेंसिटी और इलास्टिसिटी, ठीक, लिक्विड्स की बात कर रही हूँ, तो उस कंडीशन में आपका हायर डेंसिटी हो तो एक तरीके से क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पीड उससे इंक्रीज़ हो जाती है। सी वाटर जो होता है अगर आपकी बात करें तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स जो है ना डिज़ोल्व होते हैं, इससे क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस बढ़ जाता है, और इसीलिए साउंड जो होती है आपकी फास्टर ट्रैवल करती है। तो फिर इस क्वेश्चन के लिए हमारा सी वाटर एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी ड्रिंकिंग वाटर में थोड़ा सा कम होता है साउंड का स्पीड, और डिस्टिल वाटर में तो बहुत ही कम होता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते ही नहीं है। और मिथेनॉल की बात करें तो बल्क मॉड्यूलस लो होने के कारण यहाँ पे स्पीड भी थोड़ी कम होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑर्गेनली इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। तो लाइजोजोम्स होते हैं, ठीक है। लाइजोजोम्स को इसीलिए हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं हमारी सेल की। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही कोई भी सेल डिस्ट्रॉय होता है या कोई भी वेस्ट सब्सटेंस आता है तो लाइजोजोम क्या करता है, उसे अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक। इसीलिए हम इसे सुसाइडल बैग और सेल भी कहते हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया बी, लाइजोसोम। अब बात करते हैं हम फोटोसिंथेसिस दैट कवर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ कॉल्ड क्लोरोफिल। द ओनली स्ट्रक्चर इन अ लीफ होस्ट क्लोरोफिल इज। तो क्लोरोप्लास्ट, ये इसका सही आंसर है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस का। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है और लाइट को ये ट्रैप करता है और फिर बाद में इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच अमंग द फॉलोइंग कोलोइड्स इज द डिस्पर्जिंग मीडियम अ लिक्विड। अब फोम जो होता है, ठीक, वो है जिसके अंदर आपका डिस्पर्ज फेज जो होता है वो एक तरीके से
गैस होता है, और डिस्पोजिंग मीडियम जो होता है वो लिक्विड होता है। इसके अलावा आपके सोप, जो सोप का लेथर यानी कि झाग होता है वो भी इसमें ही आता है, और शेविंग क्रीम, ठीक है, वो भी आपका इसी का एग्जाम्पल होता है। बात करते हैं मिस्ट की, तो ये आपका लिक्विड डिस्पोज होता है गैस में, और मीडियम भी इसका गैस ही होता है। जेली की बात करें तो उसमें लिक्विड डिस्पोज सॉलिड होता है और मीडियम भी सॉलिड होता है। शेविंग की क्रीम जो होती है वो आपकी एक्चुअली एक टाइप ऑफ फोम है, बट सेपरेटली ये आपको फोम से कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका बी, फोम। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, टू आइसोटोप्स एलिमेंट ऑफ क्लोरीन। काफ़ी सिंपल है। आइसोटोप्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम आपका एटॉमिक नंबर होता है और आपका डिफरेंट मास नंबर होता है। तो क्लोरीन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर हमें 17 दिया गया है, और कॉमन आइसोटोप है उसका क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो सोडियम एंड पोटेशियम जो हमारे होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जब हम इसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखते हैं तो काफ़ी ऊपर आते हैं। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर आप इन्हें सिंपली एयर में भी छोड़ देंगे तो इसमें फायर कैच कर लेगा, ठीक है। तो फॉर दैट रीज़न हम इन्हें ऑयल के अंदर, स्पेशली केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि ये क्या हो, रिएक्ट ना करे अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। बात रही र्यूबिडियम की, ये भी आपका एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, इसको भी हम ऑयल के अंदर ही स्टोर करके रखते हैं। बात रही लिथियम की, तो ये लीस्ट रिएक्टिव एल्कलाइन मेटल है, इसको हमें ऑयल के अंदर स्टोर करने की नीड नहीं होती है। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, लिथियम इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, पोटेशियम नाइट्रेट इज़ नॉट यूज्ड। तो पोटेशियम नाइट्रेट होता क्या है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला जैसे यहाँ हमने दिया है, यह है आपका KNO3, ठीक। अब ये एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ होता है, मेडिसिन्स में भी यूज़ हो जाता है, और गन पाउडर बनाने में भी यूज़ होता है। और लेकिन जो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स है उसमें ये यूज़ नहीं होता, वहाँ पे यूजुअली आपका सोडियम नाइट्रेट या फिर, ठीक है, या फिर सोडियम नाइट्राइट आपका यूज़ होता है। पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एज अ प्रिजर्वेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। 15th क्वेश्चन है, द सर्फेस ऑफ concrete structure of a new construction is converted with straw और गनी बैग्स by wetting। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यों करते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव कंक्रीट को वेट स्ट्रॉ या गनी बैग्स के हेल्प से कवर किया जाता है, ताकि जो इवेपोरेशन है वो फास्ट हो, ठीक, और बेसिकली क्या हो, रैपिड इवेपोरेशन ना हो, धीरे धीरे बेसिकली अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए जो मॉइस्चर है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ जाए। सो इस क्वेश्चन का आंसर इसी वजह से हमारा ए है, प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज़ प्रोसीडेड वेल। Now the question is about which among the following statement for gases mentioned below is not correct। तो अगर हम बात करें, हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप्स, बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, ठीक है, जिसमें से आपका इस तरह से इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इज़ यूज टू बर्न फ्यूल्स इन रॉकेट इंजन इन स्पेसक्राफ्ट, ये भी एकदम करेक्ट है। नाइट्रोजन को क्या यूज़ करते हैं, फूड पैकेजिंग के लिए, तो करेक्ट है। जो आपके चिप्स के पैकेट के अंदर एक एयर भरी होती है वो नाइट्रोजन ही होती है। व्हाट इज़ नॉट करेक्ट हियर इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब्स कॉमनली यूज़ आर्गन और नाइट्रोजन, नॉट हीलियम। तो ये बेसिकली क्या है, हीलियम जो है आपका कॉमनली यूज इन गैसेस वो नहीं है, आर्गन और नाइट्रोजन का यूज़ वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, हीलियम का नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपकी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, जिसमें बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इनके सामने केमिकल नाम दिए हुए हैं। अब केमिकल नेम में बेसिकली क्या है, ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका, उसे हम कैल्शियम
ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट, और आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, फॉर दिस रीज़न आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे कोड है आपका ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ग्लास। तो ग्लास जो है आपका वो सोडियम सिलिकेट से, ठीक है, बना होता है, इसीलिए उसको वाटर ग्लास भी कहते हैं, तो ये करेक्ट है। ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, ये भी करेक्ट है। और कलर्ड ग्लास कैन बी मेड बाय एडिंग डिफरेंट कलरिंग मटेरियल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट्स नॉट करेक्ट इज हियर इज दैट कि ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, सो इट डज नॉट डेवलप क्रिस्टलिन और ग्लासेस। बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टलिनिटी जो डेवलप होती है कूलनेस पे, ठीक है, वो एक तरीके से जब होता है जब कोई जो सॉलिड है वो एमॉर्फस नेचर का बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आपका ग्लास एमॉर्फस नेचर का होता है, तो इसीलिए इसके क्रिस्टलाइन नेचर का तो आपको थोड़ा सा कमी देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमसे नॉट ट्रू पूछा था। Now question number 19, which among the following is responsible for determining the chemical properties for an element। तो जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है काफ़ी सारी चीज़ों पे। किस चीज़ पे, जैसे कि नंबर और अरेंजमेंट उसके इलेक्ट्रॉन के, स्पेशली क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि सपोज़ कोई भी आपका एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे लिथियम, इसका हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर है 3। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो आएगा आपका 2 और 1। तो जो लास्ट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कहीं ना कहीं आपका काफ़ी हद तक केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमिन करता है किसी की भी। तो अब बात करते हैं अगर प्रोटॉन की, तो ये एटॉमिक नंबर डिटरमाइन करते हैं। न्यूट्रॉन्स आपके एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं और आइसोटोप्स भी बताते हैं। न्यूक्लियस आपका बेसिकली अफेक्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए फिट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर। तो पेपर इंडस्ट्री के अंदर आपके क्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स कॉमनली यूज़ होते हैं ब्लीचिंग पर्पस के लिए, और इन ऑप्शंस में आपका क्लोरीन ही करेक्ट बैठता है। क्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये आपका बैटरीज़ में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है और सोल्डरिंग में भी यूज़ होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है, पेपर ब्लीचिंग में यूज़ नहीं होता है। अब बात करते हैं एक्सरेज कैन बी यूज टू इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स बिटवीन टू मेटल पार्ट ऑफ अ मशीन, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। एक्सरे आपका दोनों ही कामों के लिए यूज़ किया जाता है, सो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नाउ coming to question number 22, which among the following heat transfer is an example of convection। सबसे पहले ये ज़रूरी है समझना कि कन्वेक्शन होता क्या है। तो ये हीट ट्रांसफ़र होता है लिक्विड्स या गैसेस में, जब पार्टिकल्स एक्चुअली मूव करते हैं और अपने मूवमेंट्स की वजह से एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब क्या है, हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन ये नहीं है, क्योंकि वहाँ आपका फूड रेडिएशन से हीट होता है। वार्मथ फ्रॉम द सन ये भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी रेडिएशन से ही हो रहा है। और हीटिंग अ ब्रास रॉड एट वन एंड एंड ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर राइज एट द अदर एंड, ये आपका कंडक्शन है, ये कन्वेक्शन नहीं है। बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव ये कन्वेक्शन है, ठीक है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब है क्वेश्चन नंबर 23, द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व। तो रेनबो जब फॉर्म होता है जब सनलाइट एंटर करता है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, जहाँ पे हमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपने 2 फिनोमिना सुने होंगे, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट।
ये मैं क्यों डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि एक्चुअली में ये दोनों फिनोमिना है क्या, जहाँ लाइट आई और बाउंस बैक कर गई है सरफेस पे। रिफ्लेक्शन होता है जब आपकी लाइट जो होती है, व्हेन लाइट ट्रैवल इन डिफरेंट मीडियम्स, अलग अलग मीडियम में जब ट्रैवल कर रही है लाइट, ठीक है। तो सपोज़ करो ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है, तो लाइट आपकी एयर से ट्रैवल होके आ रही है वाटर में, तो टेक्निकली इसको ऐसे जाना चाहिए था, पर चूँकि ये जिस मीडियम में आपकी आ रही है वो डेंसर है, तो ये आपकी नॉर्मल की तरफ ही, ठीक है, मूव कर जाएगी। तो बेसिकली क्या है, चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन होता है जब आपका वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर सनलाइट एंटर करती है, साथ में इंटरनली रिफ्लेक्शन भी होता है। होता है क्या है, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, ये आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके फिर अंदर से रिफ्लेक्ट हुई एंड देन अगेन बाहर गई। तो इसी तरीके से आपका रेनबो फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलता है। फॉर दिस रीज़न ऑप्शन डी, बोथ रिफ्लेक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, यही आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, ओजोन होल इज़ अ रीजन ओवर। काफ़ी मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है। ओजोन होल आपका अंटार्कटिक रीजन के ऊपर है और ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हुआ है, और बेसिकली और भी रीजन्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का ओमिशन और आपका ओजोन लेयर का डिप्लीशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका जो एमिट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लीशन के लिए नहीं है। और भी मतलब रीजंस है जिसके आसपास आप देख सकते हैं, बट द मेजर कॉज दैट वी कैन डिस्कस हियर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज द अंटार्कटिका कॉज मेनली बाय CFC गैसेस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो ओजोन होल हुआ है अंटार्कटिक में, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। So question number 25, which of the following are major missions of Indian Space Research Organization in 2023, जिसमें से हमने सबसे पहले चंद्रयान देखा था, फिर है सोलर मिशन आदित्य L1 जो सक्सेसफुली 2023 में लॉन्च हुआ था। अब लिक्विड फ्यूल पावर रॉकेट की बात करें तो ये कोई मिशन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है जो इसरो के रॉकेट्स यूज़ करते हैं, और सोलर पावर रॉकेट्स जो हैं ये लॉन्च अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। ये वन ऑफ द मेजर मिशंस में है फ्यूचर के लिए। तो ऑप्शन नंबर A 1 and 2 only is correct. Question number 26 है, which among the following most appropriate reason for aircraft being equipped with conducting tires? तो एयरक्राफ्ट को बेसिकली क्या होता है, एयरक्राफ्ट accumulates static electricity। अब एयर फ्रिक्शन जो होता है रब करते हैं एयरक्राफ्ट के सरफेस के अगेंस्ट, ठीक है, जिससे स्टैटिक चार्ज डेवलप होते हैं। इस वजह से हो सकता है डेंजरस कंडीशंस अराइज हो जाएं लैंडिंग के टाइम पे। तो इस वजह से करा क्या जाता है, जो आपके ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस होते हैं ना, अक्यूमुलेटेड रहते हैं जो सरफेस के ऊपर, वो रब्ड होते हैं एयर पार्टिकल से, ये बात हमने कहा। अब स्टैटिक चार्ज जो होते हैं एयर फ्रिक्शन से, ये भी आपके सेफली कंडक्टेड होते हैं ग्राउंड से, ठीक। लेकिन जो आप इसमें लिखा है कि दे कैन ट्रांसफ़र द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन देयर सरफेस ड्यूरिंग लाइटनिंग, ये बात बिल्कुल करेक्ट नहीं है। दे कैन ट्रांसफ़र द चार्जेस एक्यूमुलेटेड ऑन देयर सरफेस ड्यू टू इन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, ये भी सही नहीं है। और आपका फॉर प्रिवेंटिंग स्पार्क्स वाइल द दे लैंड ऑन ग्राउंड कंडक्टिंग टायर डिस्चार्ज, ये भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जो सही बात है वो यही है कि वो ट्रांसफ़र करते हैं चार्ज जो भी उसके सरफेस पे एक्यूमुलेटेड होते हैं, जब भी एयर पार्टिकल से वो रब होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया इज़ करेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, प्रेसबायोपिया के अंदर वो आपके जो मतलब बायफोकल लेंसेज वगैरह को यूज़ करते हैं, उसी से करेक्ट होता है, क्योंकि उसमें मायोपिया और हाइपर मायोपिया दोनों की कंडीशंस अराइज हो जाती हैं। तो दोनों ही लेंसेज का हमें यूज़ करना पड़ता है टू करेक्ट दैट, और ये एजिंग के साथ होता है। हाँ, कलर डिस्टिंग्विशन की ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 and 3 इज़ करेक्ट। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। अब बात करते हैं
कि न्यूमेरिकल है ये कि साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग इन एन अननोन मीडियम, इट्स वेवलेंथ इज़ नॉट नोन, इट्स ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स इट्स वेवलेंथ। तो इसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी देखी कि कितनी दी गई है हमें यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल देख लिया और वेव का जो रिलेशन है वो देखने की कोशिश करी हमने। तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब जो आपका वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, उस वाली इक्वेशन को हमने यूज़ करा यहाँ पे और वैल्यू पुट करी आपकी, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी मतलब जो डिस्टेंस था वो, फिर उसके बाद जो आपका फ्रीक्वेंसी था 300 हर्ट्ज़ का उसको, और टाइमर को हमने ऐसे ही रहने दिया। तो 0.5 हमारा आंसर आ गया 0.5 सेकेंड्स में। अब बात करते हैं मिशन शक्ति के, DRDO के, तो किससे रिलेटेड है? तो ये आपका यूज़ ऑफ रॉकेट टू डिस्ट्रॉय एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, इस बात से रिलेटेड है मिशन शक्ति। और इसमें आपका इन्वॉल्व होता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, हम उन्हें मिसाइल को यूज़ करके शूट कर सकते हैं। ये लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, इन सन अर्थ सिस्टम द अर्थ एंड द लेग्रांजे पॉइंट L4 फॉर्म्स। तो लेग्रांजे पॉइंट्स क्या होते हैं? लेग्रांजे पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे दो बॉडीज़ जो होती हैं ना, किसी भी बॉडी, एक स्टेबल बॉडी के अराउंड एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करती हैं। जैसे सपोज करिए ये है सन, ठीक है। अब सन के अराउंड, ठीक है, ये उसका ऑर्बिट है। अब यहाँ पे दो कोई भी बॉडीज़ हैं, ठीक, तो वो सन की हेल्प से, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी बॉडीज़ हैं, जो भी आपकी और भी बॉडीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट घूम रही हैं सपोज करिए, तो ये सन और ये वो जो बॉडी है, ठीक, ये मिलके अपनी कुछ ऐसी पोजीशंस डिसाइड करेगी जहाँ पे बेसिकली इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, ठीक। तो इसी तरीके से हमारे कई सारे लेग्रांजे पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें से आपका लेग्रांजे पॉइंट 4 और लेग्रांजे पॉइंट 5 जो होते हैं वो जब सन के साथ हम देखते हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आदित्य L1 मिशन बताया था ना आपको, वो L1 कुछ नहीं था, वो लेग्रांजे पॉइंट फर्स्ट था जहाँ पे आदित्य L1 सैटेलाइट को प्लेस किया गया है। अब है आपका, इसमें आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिए हैं और उनकी लोकेशन का आपको पता लगाना है। तो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, ये आपका पलाश समुद्रम में है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में है। नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट शिमला। ऑल इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है मुंबई। सो ड्यू टू दिस रीज़न ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब है आपका द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। तो जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है, ये कंसोलिडेट करता है आपका सभी और जो भी आपके फ्लैग कोड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, और इसने आपके पुराने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया था। अब स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया जो है वो सही बात है, हमारा जो अशोक चक्र बोलते हैं ना हम उसे, तो अशोका की लायन कैपिटल जो सारनाथ में सिचुएटेड है वहाँ से इंस्पायर होकर लिया गया है, जो सिंबलाइज करता है आपका करेज, प्राइड और कॉन्फिडेंस। सो ड्यू टू दिस रीज़न ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। Now question number 33, which one of the following is not among the thematic areas of National Mission on Sustainable Habitat? तो अगर हम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करें तो बेसिकली ये अर्बन सस्टेनेबिलिटी पे बात करता है, जिसमें आपका एनर्जी एफिशिएंसी और ग्रीन बिल्डिंग के बारे में भी बात होती है। यहाँ पे आपका अर्बन मोबिलिटी और एयर क्वालिटी का भी डिस्कशन रहता है, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात की जाती है, बट रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर और बायोडाइवर्सिटी की कोई बात यहाँ नहीं होती, क्योंकि वो रूरल डेवलपमेंट मिशन के हिस्से हैं, ना कि आपके नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हेल्थ के। सो ड्यू टू दिस रीजन ऑप्शन डी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। इंडियन लीगल सिस्टम के कौन कौन से कॉम्पोनेंट है? तो ये चारों ही इंडियन लीगल सिस्टम के कॉम्पोनेंट है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को फाउंडेशन मान के चलते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो हैं वो आपका कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है हमारे पास, जिससे हम राइट्स और ऑब्लिगेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनली आपका कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और लीगल और जुडिशियल पर्सन्स भी हैं हमारे यहाँ पे, सो दैट जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। करेक्टली यहाँ पे बेसिकली क्या एक्सप्लेन किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप जान लो कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। जो बॉर्डर विलेज है ना हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, वहाँ पे जो भी आपका डेवलपमेंट है उसको ये दिखता है। अब बेसिकली वहाँ पे लोग रहते रहें, माइग्रेट ना करना पड़े उन्हें वहाँ के एरिया से, इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें आपको बात की गई थी कि वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स और हाउसिंग वगैरह को इम्प्रूव किया जाएगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ किया जाएगा, और नेशनल सिक्योरिटी को भी अच्छा किया जाएगा। सो ड्यू टू दिस रीजन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, और बाकी के ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इन्हें अपना नोबेल प्राइज़ मिला है 2022 में टू कॉम्बैट हंगर, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी नोबेल प्राइज़ जीता है 1969 में सोशल जस्टिस और लेबर राइट्स को प्रमोट करने के लिए। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने भी अवार्ड जीता हुआ है नोबेल पीस प्राइज़ का 2 बार, वो भी 1954 में और 1981 में। और यूनेस्को ने एक भी बार अभी तक रिसीव नहीं किया है नोबेल प्राइज़। एंड लेट मी टेल यू, आप पास्ट के पेपर्स भी जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने 2025 के CDS के दोनों पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड वाला दोनों करा दिया है, और 2024 का आपका फर्स्ट पेपर भी आ चुका है एंड सेकंड पेपर इज़ गोइंग ऑन। हर बार नोबेल पीस प्राइज़ से रिलेटेड, ठीक है, या नोबेल प्राइज़ बोल लेती हूँ मैं, नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ओनली वंस जीता है या किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ट्वाइस जीत लिया है। सो आप प्रिपेयर करके जाइए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। Now question number 37, which one of the following areas has been exempted from the purview of citizenship। तो अब जैसे ये वाले वर्ड है ना, जैसे exempted, not, इनको एग्जाम में सर्कल कर लिया करो ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो 6 शेड्यूल के एरियाज़ जो हैं वो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में इंक्लूडेड नहीं थे, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आते हैं आपके, है ना, और इनर लाइन परमिट्स के जो एरियाज़ हैं वो भी इसमें एक्सक्लूडेड है। ओके, सो 6 शेड्यूल एरियाज, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, एक आपकी कुछ लाइंस दी गई हैं, बताइए कि किस लीडर से एसोसिएटेड हैं, जिसमें बोला है कि अ जस्ट सोसाइटी इज़ दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज़ रिजॉल्व इनटू द क्रिएशन ऑफ कंपैशनेट सोसाइटी। मतलब क्या है इसका? कहना चाह रहे हैं कि एक जो जस्ट सोसाइटी, मतलब बेसिकली कुछ रूल्स बना दिए, है ना, ये सर्टेन रूल्स है, अब इसके हिसाब से चलते रहो। क्या वो सोसाइटी अच्छे से प्रोग्रेस करेगी, या वो सोसाइटी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इन रूल्स के ऊपर ना चल के समय के साथ चलने की बात करे, वो सोसाइटी अच्छी चलेगी? तो ये कोट भीमराव रामाजी अंबेडकर यानी कि BR अम्बेडकर ने दिया था, जो कि बेसिकली इक्वालिटी, डिग्निटी और कंपैशन की बात करते थे। वो कहते थे कि बेसिकली हायरार्की सिस्टम को एलिमिनेट करना चाहिए और टाइम के साथ चीज़ों को चेंज होना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनकरेक्ट है। क्रिमिनल लॉ कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट
नहीं है। बात करते हैं सेकंड और उसकी स्टेटमेंट की, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ करेक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपका कंकरेंट लिस्ट में है। डू कमेंट कि अब सीआरपीसी और सीपीसी और आपके जो आईपीसी है इनको रिप्लेस करने के लिए कौन से न्यू आपके लॉ के फॉर्मेट्स आ चुके हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, जो आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ डिक्लेरेशन साइन हुई हैं, कुछ ट्रीटी साइन हुई है टाइम, उसमें से आपको क्रोनोलॉजिकली इनको लगाना है। तो 1960 में आपकी इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जो इंडस वाटर को शेयर करने की बात करती है। कैसे कैसे होगा, ताशकेंट डिक्लेरेशन, ठीक है, जो कि आपका 1966 में साइन हुआ था। ये पोस्ट 1965 वॉर्स में से एक है जो आपके एग्रीमेंट साइन हुए थे। अग्रीमेंट्स ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये 1988 में साइन हुआ था। और अग्रीमेंट ऑन रिड्यूसिंग रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर वेपन्स, ये 2007 में साइन हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन सी 2, 1, 3 एंड 4 करेक्ट हो जाता है। नाउ जो यूपीएससी CDS 2024 का पेपर नंबर 2 है, इसके नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी आगे के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस होंगे वो मैं पार्ट 2 में जल्दी ही लेके आऊँगी। तो इसी चैनल पे आप बने रहिए और बाकी के CDS के पेपर को भी आप विज़िट ज़रूर करें। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ UPSC CDS वाले बच्चे ही देखें, ये और भी जो भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं, चाहे वो UPSC के हों सारे पेपर्स, चाहे स्टेट के PCS के हो, या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, जैसे लेखपाल का पेपर होने वाला है अभी, हरियाणा PCS वगैरह की भी डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है, वो बच्चे भी इस वाले पेपर को देख सकते हैं और यहाँ से अच्छे अच्छे इनपुट्स ले सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।